अजय, अब जो सिनेरियो उभर रहा है, आपको क्या लगता है, हु इज अ विनर इन दिस गेम? बीजेपी इज अ विनर, अजीत पवार इज अ विनर, उद्धव ठाकरे इज अ विनर, कौन है? जी जी आ, मैं दिल्ली से सारे डेवलपमेंट्स देख रहा हूँ और उससे ये तो जाहिर हो रहा है कि बीजेपी जो लगातार एक पॉलिटिकल नैरेटिव को कैप्चर करने की हमेशा कोशिश करती है, उस लिहाज से पिछले 2 महीनों में कर्नाटका की हार के बाद वो उसका उस बीजेपी का पॉलिटिकल नैरेटिव पे एक जो ग्रिप था वो खत्म होता एक नजर आ रहा था। बीजेपी इस पूरे महाराष्ट्र के फियास्को में इसलिए मुझे आगे दिखाई देती है क्योंकि उस पॉलिटिकल नैरेटिव में एक बार फिर से ग्रिप बीजेपी की आई है, जहां पर हम लगातार बीजेपी का जो टेंट है वो बड़ा होता हुआ नजर आ रहा है और बीजेपी की ये क्षमता दिखाई दे रही है कि वो दूसरे रीजनल पार्टीज को इस तरीके से तोड़ के अपने खेमे में ला सकती है। और एक तरीके से 2024 का जो बिगुल महाराष्ट्र से इसलिए बच गया है, एक तो नैरेटिव के लेवल पे बिल्कुल काफी पहले से ही बच चुका है, लेकिन जो महाराष्ट्र में जिस तरीके से जोड़ घटाव की जो राजनीति चल रही है, आने वाले दिनों में हम इस तरीके से अलग अलग स्टेट्स में भी देखेंगे, क्योंकि साथ ही विपक्ष का जो पूरा यूनिटी का जो वो पूरा सिलसिला चल रहा है। बेंगलोर में 17 और 18 को उनकी एक मीटिंग है फिर से, और ये जो सारी जो चीजें चल रही हैं, तो एक एक करके जो जहां पर बीजेपी को नुकसान होता हुआ दिख रहा है वहां पे बीजेपी इलेक्टोरली एक्टिव हो गई है। और उस हिसाब से अगर देखें तो इसमें मुझे बीजेपी बाकी विपक्ष को मात देती हुई दिख रही है। लेकिन दूसरा पक्ष जो मैं देख पा रहा हूं कि लगातार इस तरीके से पहले हमने एकनाथ शिंदे का इसी तरीके से देखा, एक तरीके से पैटर्न बनता जा रहा है कि आप रीजनल पार्टीज को तोड़ दें, उनके एमएलएज को अपनी तरफ ले आए और पार्टी का इलेक्शन सिंबल भी अपनी तरफ कर ले। ये सिर्फ एमएलएज को तोड़ने की राजनीति नहीं हो रही है, मगर एक इलेक्शन सिंबल भी अपनी तरफ करने की राजनीति हो रही है। अजित पवार भी वही कर रहे हैं। और बिहार में भी हमने कुछ पिछले साल देखा था कि कैसे आरसीपी सिंह के थ्रू जनता दल यूनाइटेड में नीतीश जो जेडीयू के पेट्रियार्क है उनको आइसोलेट करने की कोशिश की गई है। और यहाँ पर जो कह रहे हैं अजीत पवार खानदान में जो नाराजगी थी उसका फायदा बीजेपी ने उठाया। और अगर ऐसा होता है जो सुप्रीम कोर्ट पिछली बार जो एकनाथ शिंदे की गलतियां थी लीगली, उसको भी इस बार आज की अजीत पवार की मीटिंग में ये सब जाहिर हो गया कि अजीत पवार उस लीगल लूपहोल्स को भी ध्यान में रखते हुए इलेक्शन सिंबल कैप्चर करने की तैयारी में है। आने वाले दिनों में क्या होता है ये देखते हैं। अब अजीत पवार एक्सेप्ट होंगे या नहीं होंगे। एनसीपी जैसा कि हम जानते हैं कि मराठा डोमिनेंट पार्टी है और मराठा कम्युनिटी उनको एक्सेप्ट करेगी शरद पवार की जगह में, आने वाले दिनों में ही पता चलेगा, क्योंकि लगातार शरद पवार एक इमोशनल अपील कर रहे हैं अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी से, जैसे कि उद्धव ठाकरे कर रहे हैं। और अगर भारत का इतिहास देखे तो बहुत सारे लोग ये कहेंगे कि एकनाथ शिंदे और अजीत पवार ने एक तरीके से अपने लॉन्ग टर्म राजनीति को नहीं देखकर शॉर्ट टर्म गेम्स के लिए एक तरीके से पॉलिटिकल सुसाइड किया है। पूरे भारत में अगर आप देखें, ऐसे ही शिवपाल यादव खत्म हो गए जो अखिलेश यादव के साथ लड़ रहे थे। राज ठाकरे को देखिए, वो भी एक तरीके से खत्म हो गए। तो अब अभी फिलहाल के गेंस तो सीधा सीधा बीजेपी को ही जा रहा है, क्योंकि उनका खेमा, उनका नैरेटिव एम्बोल्डन हो रहा है। मगर अजीत पवार को सीएम के पोस्ट को, डिप्टी सीएम के पोस्ट को छोड़कर आने वाले जगह में वो शरद पवार और सुप्रिया सुले को रिप्लेस कर पाएंगे या नहीं पाएंगे, वो बड़ा ही रोचक होगा देखना। लेकिन और दूसरी एक बात है कि ये जो पूरे नैरेटिव के गेम में ये दिख रहा है कि बीजेपी का ये जो लोकतांत्रिक प्रोटोकॉल, ये लोग समझ गए हैं अब कि लोकतांत्रिक प्रोटोकॉल, जो डेमोक्रेटिक प्रोटोकॉल के प्रति बीजेपी का कोई रेस्पेक्ट नहीं है। लगातार इस तरीके के इंसिडेंट्स मेजॉरिटी में होने के बावजूद भी तोड़े जा रहे हैं। मतलब विजय जी ने कहा कि पॉलिटिकल मोरालिटी की बात अभी बाद में भी कर सकते हैं, लेकिन इसका एक इलेक्टोरल वैल्यू भी है। लोगों को दिख रहा है कि, और महाराष्ट्र में जिस तरीके से दिख रहा है कि ऐसे कई बार 2 बार हो
चुका है इस तरीके से, जनता दल यूनाइटेड बिहार में भी ऐसा हो चुका है, तो नरेंद्र मोदी के साथ दो चीजें दिखती है ना, उनका जो फेस है बीजेपी का, एक है कि पॉलिटिकल मोरालिटी, क्लीन इमेज, और दूसरा कि हम गवर्नेंस देंगे। दोनों ही के ही आधार पे विपक्ष जो है उनको अटैक कर रही है। आपको याद होगा कि जब अजीत पवार गए तो किस तरीके से विपक्ष यूनाइटेड होकर इन दो की करप्शन के प्रति टॉलरेंस, जो सत्यपाल मलिक ने भी कहा था प्रधानमंत्री मोदी का, और इस तरीके से प्रोटोकॉल, डेमोक्रेटिक प्रोटोकॉल को खत्म करने का, उनके सारे कन्वेंशंस तोड़ने का ये हो रहा है ताकि केओस हो जाए। और केओस, इस तरीके का केओस मुझे नहीं लगता है कि कोई भी इलेक्टोरेट पसंद करेगी। बिल्कुल। रवि किरण जी, इस पूरे खेल में आज से अगर मैं आपसे पूछूं कि जैसे जब शिंदे बाहर निकले तो लोगों ने कहा उद्धव ठाकरे की शिवसेना खत्म, और बिल्कुल इसी तरीके से 2/3 से ज्यादा विधायक शिंदे के साथ गए। उद्धव ठाकरे के पास कहा गया कि भाई ये तो बाला साहब ठाकरे इनको बना दिया तो ये नेता बन गए, इनके तो नेता बनने के गुण नहीं हो। यहां तक कि शरद पवार ने भी टिप्पणी की थी। अब जब शरद पवार पे ये बात बनी है तो क्या शरद पवार बाउंस बैक कर सकते हैं या नहीं कर सकते? ये सबसे बड़ा आज के सवाल कि 2024 में अगर चुनाव हुआ तो जो अभी तक कहा जा रहा था कि महाराष्ट्र विकास अघाड़ी को 20 पड़ रही है बीजेपी और शिंदे के ऊपर, क्या वो इक्वेशन बना रहेगा? क्या पवार को लेकर सहानुभूति पैदा होगी या नहीं पैदा होगी? आशुतोष जी, पवार की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ यानी ताकत ये है कि वो पश्चिमी महाराष्ट्र में 2-3 जिलों में काफी मजबूत पैर जमाए हुए हैं। कोल्हापुर, सांगली, सतारा, पुणे। देखिए, पिछली बार पूना में उन्होंने 8 नए विधायकों को चुनकर लाया था अपने बल पर। इस पूरे 4 जिलों में उनका एक अपना अलग वोटर है जो उनको मानता है। नहीं तो मुझे बताइए ना, छत्रपति शिवाजी महाराज के सीधे जो वंशज है उदयन राजे, वो कैसे हारते? उनको तो पवार नहीं हरा है ना, दूसरा का कोई कारण ही नहीं था। उन्होंने एनसीपी से त्यागपत्र दिया और भाजपा की तरफ से वो चुनाव के लिए खड़े हो गए, उनको हरा दिया। पवार की ताकत क्या है कि पवार की राजनीति जो है ये पूरी जनता का क्या सेंस है इसकी तरफ देखने का, उनकी पॉलिसी की तरफ, इसके ऊपर चलती है उनकी राजनीति। और ये राजनीति उनकी चलती है भाजपा की जो पॉलिसी है, भाजपा की जो आइडियोलॉजी है, उसके विरोध में चलती है। जैसे कोल्हापुर की जनता पर छत्रपति शाहू महाराज का काफी वहां पर एक अपना वजूद है, उनका एक बहुत, उनकी सोच, उनके विचार को मानने वाला लगभग सारे लोग उन्हीं के विचारों को मानते हैं। वहां पे शिवसेना चुनकर आ सकती है, लेकिन बीजेपी आज तक अपने पैर नहीं जमा पाई कोल्हापुर डिस्ट्रिक्ट में। सांगली में एक आध दूसरा क्षेत्र ऐसा है, उसके बाद एनसीपी हावी रहती है, कांग्रेस भी अच्छी तरह से, क्योंकि वसंतदादा पाटिल का गढ़ रहा है सांगली, लेकिन वहां भी भाजपा को इसमें लोकसभा में अपना सांसद चुनकर लाना आसान जाता है, लेकिन विधायक चुनकर लाना उनको ऐसा नहीं लगता कि सांगली की सारी सीटें हम लाएंगे। ये पवार की राजनीति क्या है कि सतारा में वही होता है, पूना में भी वो ग्रामीण क्षेत्रों में वही करते हैं। तो जहां तक ये राजनीति वो भाजपा के विरोध में करते हैं तो लोग उनके साथ जाते हैं। जिस दिन क्या अजीत पवार उसको न्यूट्रलाइज कर सकते हैं? क्योंकि अजीत पवार भी पवार खानदान से आते हैं। नहीं, अजीत पवार जब भाजपा के साथ मिलकर जब लोगों के सामने जाएंगे तो जो वोट शरद पवार खींच सकते हैं वो अजीत पवार खींचेंगे, ये मैं पर्सनली नहीं मानता, क्योंकि ये बड़ा मुश्किल काम बनेगा उनके लिए। यहीं पर सबसे ज्यादा पवार की ताकत है। हाँ, बिल्कुल। विवेक जी, आपकी क्या राय? कैन ही बाउंस बैक? अनम्यूट करें अपने को, अनम्यूट करें। मैं रवि किरण से पूर्ण सहमत हूँ। शरद पवार की ताकत खत्म हो गई ऐसा मानना गलत है। शरद पवार की ताकत बनी हुई है। मैंने पहले ही कहा कि पॉलिटिक्स, महाराष्ट्र पॉलिटिक्स के अमिताभ बच्चन है शरद पवार, और उनको लोग चाहते हैं, और उनको लोग अजीत पवार से ज़्यादा चाहते हैं, ये बात स्पष्ट है। कोई अगर मुझे ये बताने की कोशिश करेगा कि अजीत पवार ने अभी शरद पवार के पैरों तले ज़मीन खिसका ली है, तो मैं नहीं मानूंगा। शरद पवार अपनी जगह पक्के खड़े हैं। अब इस पर वो कैसे मात करते हैं, वो क्या स्ट्रेटेजी अपनाते हैं, उनको ही पता है। जैसा उन्होंने आज तक अपनी राजनीति की है, वो जैसे रवि किरण ने सही कहा कि लोगों का पल्स वो समझते हैं और उसके हिसाब से अपनी राजनीति करते हैं। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।